सब्जेक्ट ज्ञान यूट्यूब चैनल आपका हार्दिक स्वागत करता है। सब्जेक्ट ज्ञान यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए। प्रस्तुत है कक्षा 12वीं भूगोल के नोट्स सही राम व मैं भंवरलाल मीणा। अध्याय 14 भारत जनसंख्या संरचना। जनसंख्या संरचना की बात करें तो किसी देश की जनसंख्या संरचना से पता चलता है कि जनसंख्या विभिन्न आयु समूहों के पुरुषों और महिलाओं के बीच किस प्रकार विभाजित है। जनसंख्या संरचना को आयु लिंग या जनसंख्या पिरामिड द्वारा दर्शाते हैं। जनसंख्या संरचना जनसंख्या की सामाजिक विशेषताओं को प्रकट करती है। किसको प्रकट करती है? जनसंख्या की सामाजिक विशेषताओं को जनसंख्या संरचना है वो प्रदर्शित करती है। उसके बाद में जनसंख्या संरचना के प्रमुख घटक यदि देखें तो पहला है आयु संरचना, दूसरा आपका आता है लिंगानुपात, तीसरा आता है साक्षरता, चौथा आता है व्यवसायिक संरचना व ग्रामीण नगरीय जनसंख्या आदि। उसके बाद में अगले बिंदु की तरफ बढ़ते हैं तो आता है ग्रामीण। तो ग्रामीण नगरीय जनसंख्या भारत की 68.84% जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्र में निवास करती है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में गांवों की कुल संख्या 6,40,867 है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक गांव हैं। प्रतिशत की दृष्टि से यदि देखें तो हिमाचल प्रदेश की 90% जनसंख्या गांवों में निवास किया करती है। जो भारत में सर्वाधिक है नगरीय जनसंख्या 2011 में भारत में नगरों की कुल संख्या 7,935 है। इसमें भारत की 31.20% जनसंख्या निवास करती है और नगरों की संख्या की दृष्टि से सर्वाधिक नगर तमिलनाडु 721 तथा उत्तर प्रदेश में 648 नगर है। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या मिजोरम में 51.51% है तथा न्यूनतम नगरीय जनसंख्या हिमाचल प्रदेश में 10.04% निवास करती है। इस प्रकार ग्रामीण जनसंख्या और नगरीय जनसंख्या का विभाजन था। अब आता है भारत में नगरीय जनसंख्या वृद्धि के कारण क्या है, किन कारणों से नगरीय जनसंख्या की वृद्धि हो रही है। तो सबसे पहले देखते हैं, पहला कारण है ग्रामीण क्षेत्र में रोजगारों का अभाव होता है। दूसरा, नगरों में गांवों की अपेक्षा अधिक सुविधाएं उपलब्ध होती है, नगरीय आकर्षण होता है, शिक्षा का प्रसार, इसलिए नगरों की ओर लोग अत्यधिक आकृष्ट होते हैं। तीसरा, औद्योगिकीकरण, परिवहन की सुविधाएं एवं संचार साधनों का विकास होने के कारण। अगला कारण आता है कृषि कार्य अलाभकारी होना। अगला कारण प्रमुख है लघु एवं कुटीर उद्योगों की समाप्ति होने से लोग नगरों की ओर प्रवास कर रहे हैं। अगला पॉइंट है लिंगानुपात। देखिए, लिंगानुपात किसे कहते हैं? प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या को लिंगानुपात कहते हैं। भारत का औसत लिंगानुपात 940 है, जो कि विश्व के औसत लिंगानुपात 984 से बहुत कम है। लिंगानुपात का कम होना कई सामाजिक समस्याओं का कारण बनता है। भारत में लिंगानुपात कम होने के प्रमुख कारण कौन कौन से देखिए। पहला कारण है कन्या भ्रूण हत्या तथा बालकों को प्राथमिकता देना, यानी जन्म लेने से पहले ही कन्या गर्भ में ही जांच करवा करके कन्या भ्रूण हत्या कर दी जाती है। दूसरा, स्त्रियों के प्रति घरेलू हिंसा और तीसरा, स्त्रियों के सामाजिक आर्थिक स्तर का निम्न होना और चौथा, बाल विवाह के कारण प्रसव काल में महिलाओं की मृत्यु हो जाना। उसके बाद में सामाजिक कार्यों में पुरुषों की प्रधानता होना और बालिका शिक्षा का अभाव होना, ये सारे कारण हैं वो लिंगानुपात को प्रभावित करते हैं। अगला आता है भारत में राज्य स्तर पर लिंगानुपात। यदि देखें तो भारत में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है?
केरल जिसमें 1084 है। तमिलनाडु में 995। दूसरे स्थान पर न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य हरियाणा 877 और जम्मू कश्मीर में 883 है। केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक लिंगानुपात पांडिचेरी 1038 तथा न्यूनतम लिंगानुपात है वो दमन दीव का 618 है। 2011 के दशक में सर्वाधिक लिंगानुपात में गिरावट दमन और दीव में 92 दर्ज की गई, जबकि एक दशक में सर्वाधिक वृद्धि मिजोरम में व सबसे कम वृद्धि उत्तराखंड में दर्ज की गई थी। अब आती है बात आयु संरचना की। तो आयु संरचना में जनसंख्या को विभिन्न आयु वर्गों के अनुसार अलग अलग समूहों में विभाजित करना आयु संरचना कहलाता है। आयु संरचना के आधार पर यह ज्ञात किया जा सकता है कि विभिन्न आयु वर्गों में लोगों का कितना प्रतिशत है। बात करते हैं अलग अलग आयु वर्गों की। देखिए, पहला है किशोर। किशोर 15 वर्ष से कम आयु वर्ग का होता है, जिसमें 29.5% जनसंख्या है। इसकी प्रमुख विशेषता है ये आश्रित जनसंख्या होती है। दूसरा प्रौढ़ जो 15 से 59 वर्ष है, जो जिसकी संख्या प्रतिशत में 62.5% है, जो कार्यशील जनसंख्या है। तीसरा वृद्ध जो 60 वर्ष से अधिक या जिसकी जनसंख्या 8% है, जो आश्रित जनसंख्या होती है। आयु वर्ग की दृष्टि से जनसंख्या को मुख्य रूप से 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। उसके बाद में आपको एक मुख्य बात बता दूं कि जिस देश में आश्रित जनसंख्या अधिक होती है वह अधिक व्यय तथा आर्थिक विकास एकदम धीमा होगा, जबकि अधिक क्रियाशील जनसंख्या देश के संसाधनों के दोहन करने में सहायक होती है। परिणाम स्वरूप आर्थिक विकास अधिक होगा। उसके बाद में बात करें बाल जनसंख्या। तो बाल जनसंख्या के अंतर्गत भारत की कुल जनसंख्या का 13.12% बाल जनसंख्या है। सर्वाधिक बाल जनसंख्या क्रमशः उत्तर प्रदेश व बिहार में है, जबकि प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक जनसंख्या वाला क्रमशः राज्य मेघालय, बिहार तथा न्यूनतम बाल जनसंख्या क्रम वाला तमिलनाडु, गोवा तथा केरल में 10% से भी कम बाल जनसंख्या पाई जाती है। उसके बाद में यदि हम बात करें तो अगला बिंदु आता है कि भारत में साक्षरता किस रूप में है। देखिए, 2011 में भारत की कुल साक्षरता 74.04% रही। 82.4% पुरुष साक्षरता तथा महिला साक्षरता 65.46% दर्ज की गई। भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य केरल 94% तथा न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य बिहार 63.82% है। हाल ही में त्रिपुरा 94.65% साक्षरता प्राप्त करके केरल को पीछे छोड़कर भारत का सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य बन गया। भारत के 3 राज्यों त्रिपुरा, केरल तथा मिजोरम व एक केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप में साक्षरता 90% से अधिक दर्ज की गई। पिछले कुछ वर्षों से महिला साक्षरता में तीव्र गति से वृद्धि दर्ज की गई, जिसका प्रमुख कारण है सामाजिक जागरूकता, सरकारी प्रोत्साहन, लैंगिक विभेदीकरण में कमी होना आदि ये प्रमुख कारण रहे हैं। भारत में साक्षरता का क्षेत्रीय प्रतिरूप यदि हम देखें तो भारत में औसत साक्षरता 74.04% के आधार पर राज्यों को 2 भागों में विभाजित किया गया है। 2 अलग अलग भागों में इसको बांट दिया गया है। पहला है राष्ट्रीय औसत से अधिक साक्षरता वाला राज्य। तो सर्वाधिक साक्षरता वाले राज्यों में क्रम से त्रिपुरा, केरल, लक्षद्वीप तथा मिजोरम सभी 90% से अधिक है। और पुरुष साक्षरता दर में सर्वाधिक साक्षरता लक्षद्वीप 96.11% तथा केरल क्षेत्र 96.10% में, जबकि महिला साक्षरता की सर्वोच्च दर केरल में 92% दर्ज की गई है। भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में अरुणाचल प्रदेश तथा असम को छोड़कर से सभी राज्यों की साक्षरता दर राष्ट्रीय औसत से अधिक है। उसके बाद में 2 नंबर पर देखें तो राष्ट्रीय औसत से कम साक्षरता वाले राज्य कौन कौन से हैं। तो भारत में सबसे कम साक्षरता वाला राज्य बिहार
63.82% है। सबसे कम पुरुष साक्षरता दर भी बिहार में 73.5% है तथा अरुणाचल प्रदेश में 73.69%, जबकि महिला साक्षरता दर का न्यूनतम प्रतिशत राजस्थान में 52.70% तथा बिहार में 53.30% दर्ज हुआ है। तो निम्न स्थान पर महिला साक्षरता में राजस्थान 52 है। उसके बाद में देखें तो भारत के प्रमुख भाषाई वर्गों की बात करें तो आगे आता है भाषा विचार अभिव्यक्ति का माध्यम है। भाषा का क्षेत्र विस्तृत होता है जबकि बोली भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। भारतीय भाषा सर्वेक्षण विभाग के प्रथम निदेशक जॉर्ज गिरियंस के अनुसार भारत में 197 भाषाएं तथा 554 बोलियां प्रचलित है, जबकि 1961 में भारतीय जनगणना विभाग ने भारत में 1018 भाषाएं और बोलियों की पहचान की। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को संवैधानिक भाषा का दर्जा दिया गया। भारतीय भाषाओं को उनकी बोली और उत्पत्ति के आधार पर निम्न 4 समूहों में बांट दिया गया था। मुख्य रूप से 4 भागों में इनको बांटा गया है। पहला इंडो यूरोपियन, जिसकी प्रतिशत है 74%, जो उत्तर पश्चिम भारत में निवास करती है। द्रविडियन 24%, जो दक्षिण भारत में निवास करती है। ऑस्ट्रो एशियाटिक, जो 1.2% है, जो मध्य पूर्व भारत में निवास करती है। और साइनो यानी चीनी तिब्बती, जो 0.6% है, वो पूर्व भारत के अंतर्गत निवास करती है। इस प्रकार इन 4 समूहों में इनको बांटा गया था। अब आता है, इस प्रकार स्पष्ट है कि भारत की 98% भाषाएं इंडो यूरोपियन तथा द्रविडियन भाषा समूह से संबंधित है। हिंदी भारत की सबसे प्रमुख भाषा है जो 40% लोगों द्वारा बोली जाती है। विश्व का सबसे बड़ा भाषा समूह चीनी मंडाने व अंग्रेजी है। हिंदी विश्व की तीसरी सबसे बड़ी भाषा है जो 33.7 करोड़ लोगों द्वारा बोली जाती है। हिंदी के बाद भारत की अन्य भाषाएं क्रम से बंगाली, तेलुगु, मराठी तथा तमिल है। भारत में 1% से भी कम लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषाओं में संस्कृत, कश्मीरी व कोंकणी है। भारत में भाषाई आधार पर गठित होने वाला प्रथम राज्य आंध्र प्रदेश था, जिसको तेलुगु भाषा के आधार पर अलग राज्य बनाया गया था। भारत को 12 भाषाई प्रदेशों में विभाजित किया गया है। और उसके बाद में अगले बिंदु पर चलते हैं तो देखते हैं कि भारत में धार्मिक संरचना किस रूप में। देखिए, भारत विश्व के 4 प्रमुख धर्मों हिंदू, बौद्ध, जैन एवं सिख की जन्मस्थली है और भारत में बड़ी संख्या में मुसलमान, ईसाई व पारसी धर्म के अनुयायी भी निवास करते हैं। हिंदू भारत का प्रमुख धर्म है। भारत की कुल जनसंख्या का 80% हिंदू एवं 15% मुस्लिम जनसंख्या है। भारत में हिमाचल प्रदेश में सर्वाधिक हिंदू जनसंख्या पाई जाती है जो 95.5% तथा मिजोरम में 3.55% न्यूनतम हिंदू जनसंख्या वाला राज्य है, जबकि सर्वाधिक मुस्लिम जनसंख्या लक्षद्वीप, जम्मू कश्मीर तथा सबसे कम मुस्लिम जनसंख्या वाला राज्य मिजोरम है जिसमें 1.14% है। जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक मुस्लिम जनसंख्या निवास किया करती है। उसके बाद में देखते हैं कि भारत में प्रजातीय जो संगठन है उनके बारे में। प्रजाति व्यक्तियों का एक ऐसा समूह है जिनमें एक से शारीरिक लक्षणों का सहयोग निश्चित रूप से पाया जाता है, जिसे आनुवंशिक शारीरिक लक्षणों के आधार पर पहचाना जा सकता है। प्रजाति कहलाती है। मानव के मूल पूर्वजों का उद्गम क्षेत्र भारत के शिवालिका का दक्षिणी प्रदेश रहा है। उसके बाद में यदि हम आगे देखें कि 1901 की जनगणना के समय सर हर्बर्ट रीजले ने सर्वप्रथम भारतीय जनसंख्या में प्रजातियों का विवरण प्रस्तुत किया। भारत को 7 प्रमुख जनजातीय समूहों में विभाजित किया गया। रीजले का यह वर्गीकरण ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, जबकि वर्तमान में इसकी मान्यता समाप्त हो गई और 4 समूहों में बांटा।
1921 की जनगणना रिपोर्ट के आधार पर डॉक्टर BS यानी बिरजा शंकर गुहा का भारतीय प्रजाति वर्गीकरण सबसे प्रमुख एवं सर्वमान्य है। गुहा ने शारीरिक लक्षणों के आधार पर अपनी एक पुस्तक लिखी थी। इन्होंने रेशियल एलिमेंट इन द पब्लिकेशन 1944 में भारतीय प्रजातियों को 6 प्रमुख समूहों में इन्होंने विभाजित किया, जिसका संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित है। देखिए कौन कौन से 6 भागों में इन्होंने इसको विभाजित किया था। पहला है निग्रिटो। ये भारत के प्रथम मूल आदिवासी के रूप में जाने जाते हैं, जो मुख्यतः अंडमान निकोबार द्वीप समूह, बिहार की राजमहल पहाड़ियां तथा उत्तरी पूर्वी सीमांत राज्यों में निवास करते हैं। इनका सिर छोटा होता है, ललाट उभरा हुआ होता है, बाल ऊन जैसे सुंदर, रंग काला होता है और अंगामी, नागा, मणिपुर तथा झारखंड के बाडगिस जनजाति इस प्रकार की विशेषताएं रखती है। उसके बाद में 2 नंबर आती है प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड, जो गुहा के अनुसार यह भारत की मूल प्रजाति है, जिसने भारतीय संस्कृति को विकसित करने में अपना विशेष योगदान प्रदान किया। मलयालम, मुंडा, संताल, कोल, भील इन्हीं के वंशज हैं। वर्तमान में उनकी उपस्थिति मध्य व दक्षिणी भारत के पहाड़ी वनों में मिलती है। इनका कद छोटा, बाल घुंघराले व रंग गहरा भूरा होता है। उसके बाद में यदि हम बात करें तो आगे आता है मंगोलाइड। इनका आगमन चीन व मंगोलिया से माना जाता है। इस जनजाति की मुख्य विशेषता मुंह चपटा होता है व आंखें तिरछी होती है। मंगोलाइड प्रजाति 3 उपवर्गों में मिलती है, जो इस प्रकार है। पहली है आपकी पूर्व मंगोलाइड। यह प्रजाति हिमालय पर्वत की तलहटी में तथा असम एवं म्यांमार सीमा क्षेत्रों में पाई जाती है। नामा, मीरी, बोडो इससे संबंधित है। और उसके बाद में आती है चौड़े सिर वाली प्रजाति के लोग लेप्चा जनजाति में मिलते हैं तथा बांग्लादेश के चकमा इसी प्रजाति से संबंधित है। उसके बाद में बात करें तिब्बती मंगोलाइड प्रजाति के लोग सिक्किम तथा भूटान में निवास करते हैं। इस प्रकार इनका वर्गीकरण किया गया था। उसके बाद में 4थे नंबर पर आती है भूमध्य सागरीय अथवा द्रविड़ प्रजाति। तो देश में भूमध्य सागरीय अथवा द्रविड़ प्रजाति के 3 उप विभाग विद्यमान हैं। पहला है जिसमें भूमध्य सागरीय, जो दक्षिणी भारत के तेलुगु तथा तमिल ब्राह्मणों में मिलते हैं। दूसरा आता है भूमध्य सागरीय, जो सिंधु घाटी सभ्यता के जन्मदाता माने जाते हैं। पंजाब, कश्मीर, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, कोच्चि, महाराष्ट्र तथा मालाबार में मिलते हैं। उसके बाद में यदि हम बात करें पूर्वी अथवा सेमिटिक प्रजाति के लोग पंजाब, राजस्थान तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं। तुर्की अथवा अरब में उद्भूत इन लोगों ने संभवतः नवपाषाण काल में भारत में प्रवेश किया। चौड़े सिर वाली प्रजाति को यदि देखें तो चौड़े सिर वाली प्रजाति यूरोप से भारत आई मानी जाती है और इसके 3 प्रमुख उपवर्ग हैं। देखिए ध्यान से 3 उपवर्ग कौन कौन से हैं। पहला यदि देखें तो एल्पोनाइट, जो सौराष्ट्र यानी काठी, गुजरात, बनिया, पश्चिमी बंगाल यानी कायस्थ और महाराष्ट्र, तमिलनाडु, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश आदि में मिलती है। उसके बाद में दूसरा आता है डिनारिक, जो भूमध्य सागरीय प्रजाति के साथ मिलती हुई पाई जाती है। तीसरा आता है आर्मेनाइड, जिसके प्रतिनिधि हैं मुंबई के पारसी लोग। पश्चिमी बंगाल के कायस्थ तथा श्रीलंका की वेदवा प्रजाति भी इनसे ही संबंधित मानी जाती है। उसके बाद में छठा आता है नार्डिक अथवा इंडो आयरन प्रजाति। नार्डिक अथवा इंडो आयरन भारत में सबसे अंत में आने वाली प्रजाति है। वर्तमान में इनका निवास उत्तर भारत में पाया जाता है। राजपूत, सिख आदि इसके प्रतिनिधि माने जाते हैं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया है तो आप सब्जेक्ट ज्ञान YouTube चैनल को लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए
और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए। आपने अपना अमूल्य समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और कर दिखाइए कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। इसी के साथ मैं भंवरलाल मीणा, आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। आगे फिर कभी किसी महत्वपूर्ण जानकारी के साथ उपस्थित होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।